नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसपीडी करंट अफेयर्स के तीसरे एपिसोड में। जैसे कि पिछले 2 एपिसोड में मैंने जो भी टॉपिक्स थे, मेन टॉपिक्स थे, मैंने कवर कराए हैं। इस एपिसोड में देखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो फेमस वुमेंस हैं उनके नेम और उनके पोजीशन के बारे में। उसके अलावा जो भारतीय राजदूत हैं, उच्चायुक्त हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिनको दूसरे देशों में नियुक्त किया गया है, उनके बारे में समझेंगे। इन सब के अलावा हम यहाँ पे इसरो के जो मिशन है 2022-23 के जो भी प्रमुख मिशन रहे हैं उन सब मिशन के टॉपिक्स को कवर करते हुए वर्ल्ड लेवल के जो भी प्रमुख कंपनियां हैं उन सब के सीईओ और 2022 से 24 के बीच जो गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रहे हैं उन सब के टॉपिक्स को कवर करते हुए चीता प्रोजेक्ट, बाघ गणना रिपोर्ट, भारतीय एयरलाइन और तमाम टॉपिक्स को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए मैं शुरू करता हूँ राष्ट्र की चर्चित महिलाओं से। देश की जो चर्चित महिलाएं हैं, कौन सी महिलाएं किस पोजीशन पर नियुक्त की गई हैं, आइए उनको समझते हैं। रितु बाहरी उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के तौर पे चुनी गई हैं। यानी उत्तराखंड हाई कोर्ट की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है वो है रितु बाहरी साहब। रितु बाहरी, ये नाम अब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नीना सिंह की बात करते हैं। नीना सिंह, इनको सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक के तौर पे चुना गया है। सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक नीना सिंह को चुना गया है। ठीक ऐसे हम अक्षता कृष्णमूर्ति की बात करें तो अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक कौन है। तो ऑप्शन के तौर पे आप अक्षता कृष्णमूर्ति को टिक करेंगे। नेक्स्ट है मनीषा पाढ़ी, भारत की पहला महिला एडीसी है। ठीक है, भारत की पहली महिला एडीसी के तौर पे मनीषा पाढ़ी को नियुक्त किया गया है। ठीक ऐसे ही हम सियाचिन में करें, सियाचिन की बात करें। ठीक है, सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी के तौर पे किसे चुना गया है। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी किसे बनाया गया है, तो इसके तौर पे आप नाम देंगे कै फातिमा वसीम को। क्या नाम लिखेंगे वहाँ पे? कै फातिमा वसीम को आप टिक करेंगे। चलिए, कै का मतलब यहाँ पे कैप्टन से है, कैप्टन फातिमा वसीम। वैसे ही कैप्टन गीतिका कौल का नेम भी फेमस है, कैप्टन गीतिका कौल। ये सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। देखिए, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी पूछेगा तो कैप्टन गीतिका कौल का नाम आएगा। लेकिन वहीं सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी का नाम पूछेगा तो कैप्टन फातिमा वसीम का नाम आएगा। दोनों में अंतर है, पहले वाले में ऑपरेशनल पोस्ट है और दूसरे वाले में नॉर्मल। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी है। ठीक ऐसे ही नाम आता है प्रमीला मलिक का। प्रमीला मलिक ये ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पे प्रमीला मलिक जी को चुना गया है। चलिए, दीपिका मिश्रा का नाम आपने सुना होगा। दीपिका मिश्रा जो वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं। पहली महिला वायुसेना अधिकारी जिनको वीरता पदक प्राप्त हुआ है वह है दीपिका मिश्रा। बात करते हैं गीता राणा की। गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर बनी है। लद्दाख में जो सेना है, ठीक है, उन सेना की पहली महिला अफसर जिनको बनाया गया है वो है गीता राणा। नेक्स्ट, लॉन्स नायक मंजू की बात करते हैं। लॉन्स नायक मंजू
ये भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर हैं। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर के तौर पे लांस नायक मंजू का नाम आता है। ठीक, वैसे ही ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा। ठीक है, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो अलका मित्तल। अलका मित्तल को ओएनजीसी की पहला महिला अध्यक्ष बनाया गया है। पीटी उषा, ठीक है, पीटी उषा पहली महिला अध्यक्ष बनी है भारतीय ओलंपिक संघ की, यानी कि इंडियन ओलंपिक संघ की बात की जाए, पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा। मेघना अहलावत का नाम आता है। मेघना अहलावत को भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत को चुना गया है। ऐसे ही हम बात करते हैं CSIR की पहली महिला निदेशक। किसकी? CSIR की पहली महिला निदेशक के तौर पे नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को चुना गया है। कौन है? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को CSIR की पहली महिला निदेशक के तौर पे चुना गया है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवी पुरी बूच। माधवी पुरी बूच को सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पे इलेक्ट किया गया है। ठीक, ऐसे ही नाम आता है शिवांगी सिंह का। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है। ठीक है, ये बनारस से बिलोंग करती हैं। बनारस यानी कि बनारस के पास में भदोही है। ठीक है, वहाँ के रहने वाली हैं। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज। भारतीय सेना की पहली महिला जज ज्योति शर्मा जी हैं। ठीक, ऐसे ही आयशा अजीज़ का नाम आता है। अगर पूछा जाएगा कि भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन है? भारत की सबसे युवा महिला पायलट के तौर पे आयशा अजीज़ को चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योति शर्मा हो गया, आयशा अजीज हो गया, हिना जायसवाल का नाम आता है यहाँ पे। हिना जायसवाल को वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट के तौर पे इलेक्ट किया गया है। यानी पूछा जाएगा वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट, तो वो हिना जायसवाल। ठीक है, ऐसे ही शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है। नौसेना की पहली महिला पायलट के तौर पे शिवांगी जोशी का नाम आता है। इंदु मल्होत्रा की बात करें, इनको सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज बनी हुई पहली महिला वकील इंदु मल्होत्रा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहे हमारे देश की कुछ चर्चित महिलाएं जिनको प्रमुख पोस्ट पे नियुक्त किया गया है, और यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण को लेकर ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन यहाँ से उठाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ फेमस इंटरनेशनल वुमेन्स को देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारे देश के अंदर की घटनाएं हो गई। अब देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो चर्चित महिलाएं हैं उनका क्या पोजीशन है, किस फील्ड में क्या पोजीशन है, आइए समझते हैं। सेलेस्टे सेलो। सेलेस्टे सेलो का नाम आता है। ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के तौर पे नियुक्त की गई हैं। अगर ये पूछा जाएगा कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के तौर पे किनको चुना गया है, तो आप टिक करेंगे सेलेस्टे सेलो को। चलिए, ऐसे ही इक्वेटोरियल गिनी की पहला महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ये एक छोटा सा कंट्री है, इसमें नाम आता है आपका मैनुअल रोका बोटे। मैनुअल रोका बोटे को इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला PM के तौर पे चुना गया है। ऐसे पूछा जाएगा पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? पेरू एक कंट्री है, पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? नाम आता है डीना बोलुआर्ड का। डीना बोलुआर्ड को पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट के तौर पे चुना गया है। ठीक है, ऐसे जॉर्जिया मेलोनी का नाम आता है। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी ये इटली से बिलोंग करती है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पे चुनी गई हैं। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। रेयान बर्नाबी की बात करूं मैं,
सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। देखिए, सऊदी अरब से बिलोंग करने वाली ऐसी पहली महिला तो अंतरिक्ष यात्री के तौर पे जानी गई हैं, उनका नाम है रेयाना बरनाबी। सना रामचंद्र गुलबानी की बात करता हूँ। सना रामचंद्र गुलबानी ये पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला हैं जिनको असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट को दिया गया है, यानी असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट पे तैनात होने वाली पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सना रामचंद्र गुलबानी बनी है। ठीक ऐसे ही नाम आता है आयशा मलिक का, ये भी पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के तौर पे आयशा मलिक का नाम आता है। ठीक ऐसे हम बात करें नताशा पीर्क मूसर का। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पे नताशा पीर्क मूसर का नाम आता है। स्लोवेनिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट के तौर पे नताशा पीर्क मूसर। चलिए, गीता गोपीनाथ का आपने नाम सुना है, ये IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करूं, पहली उप प्रबंध निदेशक, पहली उप प्रबंध निदेशक जो बनी है IMF की वो हैं गीता गोपीनाथ। ये इंडियन मूल से बिलोंग करती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं से इनका भारत से रिश्ता है। मैगडेलना एंडरसन को स्वीडन की पहली फीमेल PM के तौर पे चुना गया है। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पे मैगडेलना एंडरसन को चुना गया है। ऐसा हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। WTO की पहला महिला महानिदेशक कौन बनी है? ठीक है, WTO की पहली महिला महानिदेशक के तौर पे नगोजी ओंकोजो इवेला को चुना गया है। नगोजी ओंकोजो इवेला ये WTO की पहली महिला महानिदेशक चुनी गई है। ऐसे ही नाम आता है ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर जिन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लिया उनका नाम है लॉरेन हर्बर्ड। लॉरेन हर्बर्ड को ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर के तौर पे जाना जाएगा। न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन बनी है? न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी है प्रियंका राधाकृष्णन। कौन है? प्रियंका राधाकृष्णन। चलिए, ऐसे मनीषा रुपेटा का नाम आता है। मनीषा रुपेटा पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान की हैं। देखिए, पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी के तौर पे नियुक्त होने वाली मनीषा रुपेटा जो पाकिस्तान की हैं। नौरा अल मतरूसी का नाम आता है UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के तौर पे। UAE की, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के तौर पे नौरा अल मतरूसी का नाम आता है। ठीक है, ऐसे मैं बात करूं सामिया सुलह हसन का। किनका? सामिया सुलह हसन का। ठीक है, इनको तंजानिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट के तौर पे चुना गया है। तंजानिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट के तौर पे सामिया सुलह हसन को चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये हो गई अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के कुछ टॉपिक्स। हम आगे बढ़ के देखते हैं कि अब ऐसे लोग जो दूसरे देशों में एम्बेसडर के तौर पे काम कर रहे हैं वो भारत से बिलोंग करते हैं, यानी भारतीय एम्बेसडर की मैं बात कर रहा हूँ। भारतीय राजदूत, उच्चायुक्त भी कह सकते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो किस पर्सन को किस कंट्री में राजदूत के पोस्ट पे नियुक्त किया गया है उनको देखते हैं, क्योंकि वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया जा सकता है और वहाँ से ये भी पूछ देगा कि उस कंट्री की कैपिटल क्या है। तो हम बात करते हैं मधुमिता हजारिका का। मधुमिता हजारिका, चलिए, पहला नाम आता है मधुमिता हजारिका का। देखिए, मधुमिता जो हजारिका हैं इनको नियुक्त किया गया है तुर्कमेनिस्तान में, यानी भारत की उच्चायुक्त, भारत की राजदूत जिनको तुर्कमेनिस्तान में नियुक्त किया गया है वो है मधुमिता हजारिका। अब बात आ रहा है यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान की। तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल पूछा जाएगा, इसका कैपिटल है अशगाबाद। क्या है? अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है। ठीक, अगली हम बात करते हैं विधु पी नायर का। विधु पी नायर को अंगोला का राजदूत के तौर पे नियुक्ति हुई है। ठीक है, पूछा जाएगा कि भारतीय राजदूत जो अंगोला में नियुक्त हुए हैं वो कौन है? विधु पी नायर। अब बात करते हैं अंगोला की। अंगोला की कैपिटल क्या है? अंगोला की कैपिटल है
लुआंडा। चलिए, रवीश कुमार का नाम आता है। रवीश कुमार जो कि चेक गणराज्य में ब्रांड एम्बेसडर राजदूत के तौर पे नियुक्त हुए हैं, चेक गणराज्य, और इसकी कैपिटल है प्रागवे। ठीक, ऐसे ही हम बात करते हैं मनीष प्रभात का। मनीष प्रभात की बात करूं, ये डेनमार्क में ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त हुए हैं, और डेनमार्क का जो कैपिटल है वो है कोपनहेगन। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। ठीक, ऐसे ही प्रदीप राजपुरोहित का नाम आता है। प्रदीप राजपुरोहित को ग्रेनेडा डोमिनिका में नियुक्त किया गया है। ग्रेनेडा डोमिनिका का राजदूत प्रदीप पुरोहित को नियुक्त किया गया है, और जो ग्रेनेडा डोमिनिका है इसका कैपिटल सेंट जॉर्ज है। क्या है? सेंट जॉर्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमंत, यहाँ पे नाम आता है हेमंत एच कोटलवार। हेमंत एच कोटलवार को फिनलैंड का राजदूत नियुक्त किया गया है। फिनलैंड। ठीक है, देखिए यहाँ पर जितने भी कंट्रीज़ के नेम दिए जा रहे हैं, एक किसी न किसी कंटिनेंट से बिलोंग करते हैं। कोई एशिया से है, कोई यूरोप से है, कोई अफ्रीका से है, ठीक है, कोई नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से है। तो फिनलैंड की बात करते हैं। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। हेलसिंकी फिनलैंड की कैपिटल है। एक यूरोपियन कंट्री है। हेमंत एच कोटलवार, इनको नियुक्त किया गया फिनलैंड में। स्मिता पंत की बात करते हैं। स्मिता पंत का नाम आता है तो उज्बेकिस्तान, इनको उज्बेकिस्तान में नियुक्त किया गया है, और उज्बेकिस्तान की राजधानी है समरकंद। क्या है? समरकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। चलिए, उपेंद्र सिंह रावत का नाम आता है। उपेंद्र सिंह रावत ये बुरंडी से भारत के राजदूत के तौर पे काम कर रहे हैं, और बुरंडी की जो कैपिटल है वो है गीतेगा और बुंजुबुरा गीतेगा बुरंडी की कैपिटल है। ठीक, हम दिनकर अस्थाना की बात करते हैं। दिनकर अस्थाना साहब, इनको नियुक्त किया गया है गिनी बिसाऊ का। गिनी बिसाऊ में भारतीय राजदूत के तौर पे ये काम कर रहे हैं दिनकर अस्थाना साहब। और गिनी बिसाऊ की कैपिटल क्या है? बिसाऊ। गिनी हटा दीजिए, बिसाऊ लगा दीजिए बस। ठीक, ऐसे ही आता है रॉबर्ट शेट किंटोंग की, और ये मोजाम्बिक में नियुक्त हुए हैं। मोजाम्बिक जो कि कैपिटल मोजाम्बिक का हो जाता है मापुतो। ये अमेरिकन कर रहा हूँ, अफ्रीकन कंटिनेंट में आता है। मोजाम्बिक की कैपिटल है मापुतो। ठीक, ऐसे नाम आता है सौरभ कुमार का। सौरभ कुमार यानी कि जो बेल्जियम में भारतीय राजदूत के तौर पे काम कर रहे हैं, और बेल्जियम की जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स। क्या है बेल्जियम की कैपिटल? ब्रुसेल्स। डॉक्टर अमित एस तेलंग को नियुक्त किया गया है एंटीगुआ बारबूडा में। एंटीगुआ बारबूडा की कैपिटल है सेंट जॉन्स। एंटीगुआ बारबूडा की कैपिटल है सेंट जॉन्स। ऐसे अनिल कुमार राय का नाम आता है। अनिल कुमार राय को इथियोपिया में नियुक्त किया गया है। इथियोपिया, जिसके जो कैपिटल है अदिश अबाबा इथियोपिया की कैपिटल है। राजेश उइके की बात करते हैं। ये ताजिकिस्तान से बिलोंग करते हैं, मतलब ताजिकिस्तान में भारतीय राजदूत के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, राजेश उइके। ये दुशानबे की मैं बात करूँ, यहाँ पे दुशानबे ताजिकिस्तान की कैपिटल है। चलिए, इटली की कैपिटल रोम, और इटली में नियुक्त होने वाले जो राजदूत हैं वो हैं वानी सरराजू राव को इटली में नियुक्त किया गया है। ऐसा मैं आगे ही बात करूं तो नाम आता है प्रभात कुमार का। प्रभात कुमार को नियुक्त किया गया है लेसेतो साम्राज्य में। कहाँ पे? देखिए, बहुत ही अलग अलग तरीके का नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे कैपिटल हैं, बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो अफ्रीकन कंटिनेंट में आते हैं, या फिर ऐसे भी कंट्री हैं जिसका नाम आपने पहली बार सुन रहे होंगे। ठीक है, जो अदर कंटिनेंट में आते हैं। तो यहाँ पे लेसेथो साम्राज्य की जो कैपिटल है वो है मासेरू, और यहाँ पर नियुक्त होने वाले जो पहले एम्बेसडर हैं वो प्रभात कुमार हैं। सुमित सेठ की बात करता हूँ। सुमित सेठ कोस्टारिका में ये नियुक्त हुए हैं, और कोस्टारिका की जो कैपिटल है सैन जोस। कोस्टारिका की कैपिटल क्या है? सैन जोस, और यहाँ के एम्बेसडर हैं सुमित सेठ। ऐसे नाम आता है अतुल मल्हारी गोतुसुए। ठीक है, अतुल मल्हारी गोतुसर्वे। इनका जो कंट्री है वो है, देखा जाए, मंगोलिया, यानी कि मंगोलिया में ये नियुक्त हुए हैं। ये भारत से बिलोंग करते हैं। जितने भी लोगों को मैं नाम बता रहा हूँ सब भारत से बिलोंग करते हैं, और ये मंगोलिया में राजदूत के तौर पे
नियुक्त हुए हैं। मंगोलिया इसके कैपिटल उलान बटेर। ठीक है, क्या है मंगोलिया कैपिटल? उलान बटेर। संतोष झा की बात करें, संतोष झा श्रीलंका में नियुक्त हुए हैं और यहाँ श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे श्रीलंका की कैपिटल है और श्रीलंका में नियुक्त होने वाले हैं संतोष झा। गोपाल बागले, गोपाल बागले का नाम आता है, ये ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया में कौन नियुक्त हुआ है? गोपाल बागले। देखिए मदन लाल रैगर, मदन लाल रैगर की मैं बात करूं, ये कांगो में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, कांगो में नियुक्त हुए हैं। कांगो की जो कैपिटल है किसासा है। क्या है? किसासा। ठीक है, अमित एस तेलंग की बात करूं, ये गुयाना में नियुक्त हुए हैं और गुयाना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन। गुयाना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन और यहाँ पर नियुक्त होने वाले एम्बेसडर हैं अमित एस तेलंग। ठीक है, ऐसे मयंक जोशी का नाम आता है। मयंक जोशी यानी कि जमैका में राजदूत के तौर पे नियुक्त है। ठीक है, जमैका जहाँ से उसेन बोल्ट बिलोंग करते हैं। जमैका में मयंक जोशी साहब हैं और इसकी जो कैपिटल है किंगस्टन है जमैका की। मृदुल कुमार की नाम आता है। मृदुल कुमार को लिechtenstein रियासत में नियुक्त किया गया है। लिechtenstein रियासत और इसकी कैपिटल है वादूज। ठीक है, ऐसे ही प्रदीप सिंह राजपुरोहित का नाम आता है। प्रदीप सिंह राजपुरोहित ये त्रिनिदाद और टोबैगो में नियुक्त हुए हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो में नियुक्त हुए हैं जिसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक है, ऐसे ही नाम आता है विश्वास विदु सपकाल का। विश्वास विदु सपकाल को बोलिविया में नियुक्त किया गया है जिसकी कैपिटल है लापेज। कैपिटल है लापेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद टॉपिक आता है आपका इसमें सुमित सेठ हो गया। सुमित सेठ की बात कर देता हूँ। ये निकारागुआ में राजदूत के तौर पर काम कर रहे हैं और निकारागुआ की जो कैपिटल है वो मानागुआ है। भास्कर भट्ट ये बुर्किना फासो में नियुक्त हुए हैं और बुर्किना फासो की जो कैपिटल है ओगाडोगु। ठीक है, ओगाडोगु। ठीक, ऐसे ही इरशाद अहमद का नाम है। इरशाद अहमद को सीरिया में नियुक्त किया गया है। सीरिया की कैपिटल है दमिश्क। सीरिया की कैपिटल है दमिश्क। ऐसे ही प्रभात कुमार का नाम आता है, इनको दक्षिण अफ्रीका में नियुक्त किया गया है। दक्षिण अफ्रीका जिसकी कैपिटल है प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा पार्ट है। दीपक मिगलानी जो साओ टॉम व प्रिंसिपे का नियुक्त हुए हैं। साओ टॉम व प्रिंसिपे में नियुक्त होने वाले भारतीय राजदूत हैं और साओ टॉम प्रिंसिपे की कैपिटल है साओ टॉम। मनीष गुप्ता का नाम आता है, ये घाना में नियुक्त हुए हैं। घाना की कैपिटल अक्रा। क्या है? अक्रा। देवेश उत्तम का नाम यहाँ पे है, ये लिथुआनिया में नियुक्त हुए हैं। देवेश उत्तम लिथुआनिया में नियुक्त हुए हैं और इसकी कैपिटल है विनियस। लिथुआनिया की कैपिटल विनियस है। प्रशांत कुमार दास ये इक्वेटोरियल गिनी में नियुक्त हुए हैं। इक्वेटोरियल गिनी में नियुक्त हुए हैं प्रशांत कुमार दास और इसकी कैपिटल है इक्वेटोरियल गिनी की मलाबो। पीके अशोक बाबू की बात करें, ये वेनेजुएला में नियुक्त होने वाले इंडियन भारतीय ब्रांड एम्बेसडर हैं और वेनेजुएला की जो कैपिटल है वह कराकस। वेनेजुएला की कैपिटल है कराकस और ये पीके अशोक बाबू यहाँ पे नियुक्त होने वाले भारतीय एम्बेसडर है। मनीष का नाम आता है, इनको साइप्रस में नियुक्त किया गया है। साइप्रस की कैपिटल निकोसिया और यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर भारतीय राजदूत मनीष। ठीक है, ऐसे नागेंद्र प्रसाद की बात करते हैं। नागेंद्र प्रसाद कजाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। कजाकिस्तान में मतलब भारतीय राजदूत के तौर पे नियुक्त हुए हैं और कजाकिस्तान का कैपिटल अस्ताना। ये भारत से बिलोंग करते हैं। टीवी नागेंद्र प्रसाद। ये जितने भी ब्रांड एम्बेसडर सब भारत के रहने वाले हैं। लेबनान की बात करूँ, लेबनान की राजधानी है बेरूत और लेबनान में भारतीय राजदूत के तौर पर नियुक्त होने वाले जो पर्सन है वो है मोहम्मद नूर रहमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं सुमित सेठ का नाम आता है। सुमित सेठ जो कि पनामा में नियुक्त हुए हैं। पनामा की कैपिटल है पनामा सिटी। ठीक है, ऐसे ही सुदर्शनी त्रिपाठी का नाम आता है जिनको सर्बिया में नियुक्त किया गया है भारतीय राजदूत के तौर पे और सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड। तो ये रहे भारतीय राजदूत जो दूसरे कंट्री में राजदूत के तौर पे नियुक्त हुए हैं और हमने देखे उस कंट्री की कैपिटल। अगर हर टॉपिक को डिटेल में हम लोग लेके चलेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं आपको सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ जितना इस यहाँ पर दिया गया है और जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसको मैं थोड़ा बहुत डिटेल में बता दिया करूँगा। इसके आगे हम टॉपिक देखते हैं विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ के बारे में। विश्व की वर्ल्ड लेवल की ऐसी कंपनियाँ जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और एक्टिव है हर मामले में नियर अबाउट और उसकी साख काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसी कंपनियों के सीईओ के बारे में जान लेते हैं, क्या पता इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना एग्जाम में बढ़ जाए।
यहाँ पे नाम आता है सबसे पहला एप्पल का। एप्पल का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस कंपनी है, ठीक है। और इसके जो सीईओ हैं वो है टिम कुक। टिम कुक हैं एप्पल के सीईओ। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ पूछेगा तो सत्या नडेला आपने नाम सुना है, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और दूसरे कंट्री में बहुत अच्छे अच्छे ओहदे पे बने हुए हैं। टिम कुक हो गए हैं और ये सत्या नडेला हो गए। आइए आप देखते हैं आधार पूनावाला का। आधार पूनावाला, इनको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का सीईओ के तौर पे नियुक्त किया गया है। आधार पूनावाला ऐसे ही नाम आता है। सिद्धार्थ शर्मा का टाटा ट्रस्ट के सीईओ हैं और टाटा सन्स के सीईओ हैं नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स, सिद्धार्थ शर्मा को टाटा ट्रस्ट का सीईओ बनाया गया है। माइकल माईबैक की बात करता हूँ। ये मास्टर कार्ड के सीईओ हैं। मास्टर कार्ड के सीईओ माइकल माईबैक। ऐसे ही हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सीईओ है रोहित जावा। रोहित जावा को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का सीईओ नियुक्त किया गया है। रंजीत पुन्हानी को संसद टीवी का सीईओ रंजीत पुन्हानी है। वैसे ही के कृतिवासन को टीसीएस का सीईओ बनाया गया है। सलील पारेख की मैं बात करूं, सलील पारेख जो कि इन्फोसिस के सीईओ के तौर पे काम कर रहे हैं। ऐसे ही गूगल है, गूगल के सुंदर पिचाई। अगर मैं अमेजन की बात करूँ तो अमेजन में एनडी जेसी साहब हैं। चलिए आते हैं फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट के सीईओ के तौर पे कल्याण कृष्णमूर्ति को नियुक्त किया गया और मार्क जुकरबर्ग ये फेसबुक के सीईओ हैं। इसमें बहुत से ऐसे पर्सन हैं जो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, जस्ट लाइक सुंदर पिचाई हो गए। ट्विटर के सीईओ की बात करें, ये लिंडा याकारिनो ट्विटर के सीईओ के तौर पे काम कर रहे हैं। और इंस्टाग्राम का जो सीईओ इस समय है केविन सिस्ट्रो। चलिए विल कैथकार्ट का नाम काफ़ी फेमस है, जो इस समय व्हाट्सअप हम लोग यूज़ करते हैं, उसके सीईओ के तौर पे ये कार्यरत हैं। और संध्या देवनाथन को देखा जाए तो मेटा इंडिया के सीईओ के तौर पे कार्य कर रहे हैं। ये मेटा यही वो सिस्टम है जिन्होंने एफबी को अपडेट किया और एफबी से जुड़ गया। यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब के जो इस समय सीईओ के तौर पे काम कर रहे हैं नील मोहन साहब हैं। नील मोहन साहब को यूट्यूब का सीईओ बनाया गया है। और गंजी कमला वी राव की देख लेते हैं। ये फसाई के सीईओ है, जो फूड एंड एग्रीकल्चरल जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसको वेरीफाइड करता है, ऑथोराइज़ करता है कोई चीज़ें सही है कि नहीं, ठीक है। गंजी कमला वी राव। ऐसे ही रणधीर ठाकुर की मैं बात करूं, रणधीर ठाकुर साहब को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का सीईओ नियुक्त किया गया है। टीवी नरेंद्रन यहाँ पे टाटा स्टील के सीईओ हैं। और ओपन एआई की बात करूँ, इसके है सैम ऑल्टमैन। इस समय ओपन एआई जो स्पेस एक्स कंपनी है अमेरिका की, इसके जो है एलन मस्क। और ओपन एआई ये काफ़ी ज़्यादा इस समय आईटी सेक्टर का रिवोल्यूशनरीज कह सकते हैं कि एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बेसिस पे आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है और फ्यूचर में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसके सीईओ के तौर पे सैम ऑल्टमैन को नियुक्त किया गया। और यहाँ से ये दो टॉपिक है, जो एआई का और स्पेस एक्स का और फसाई का, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। चलिए इसके अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। सोशल मीडिया कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी। जितने भी सोशल मीडियाज़ हैं उससे रिलेटेड जो शिकायत अधिकारी, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें आती हैं, तो आम जनता किन को संपर्क कर सकती है या किन को व्हाट्सअप और ट्विटर कर सकती है, उस टॉपिक को देख लेते हैं। पहला नाम आता है फेसबुक का। फेसबुक से रिलेटेड कोई भी दिक्कतें आती हैं या समस्याएं आती हैं तो उसके लिए हम स्फूर्ति प्रिया को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंपी गई हैं, जो उन सभी चीज़ों का समाधान करेंगी। उसके बाद आता है विनय प्रकाश का नाम। विनय प्रकाश जो कि ट्विटर के हैंडल अधिकारी हैं। इसके बाद देखा जाए तो परेश बी लाल, इनको व्हाट्सअप की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उससे व्हाट्सअप से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उसका निदान करने के लिए आम जनता इनसे संपर्क कर सकती है। अभिमन्यु यादव का नाम आता है, जो टेलीग्राम से रिलेटेड है। ऐसे ही इंस्टाग्राम की बात करें, स्फूर्ति प्रिया है। और कू का जो शिकायत अधिकारी हैं उनका नाम है राहुल सत्यकाम। चलिए लिंक्डइन की बात करता हूँ। तानिया मम्पिली को लिंक्डइन का शिकायत अधिकारी के तौर पे जिम्मेदारी अथॉरिटी सौंपी गई है।
ये देखिए छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन इनसे वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसे ही भारतीय एयरलाइंस और उसके कुछ प्रमुख अधिकारियों के समझ लेते हैं। उनके जो नेम है यहाँ पे, एयर इंडिया की बात करूँ, एयर इंडिया का मुख्यालय पूछ सकता है। वैसे इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया, और विस्तारा हो गया, एयर एशिया इंडिया हो गया। एयर इंडिया इसका मुख्यालय दिल्ली में है, और इसके जो CEO MD है वो है कैंपबेल विल्सन। कैंपबेल विल्सन को एयर इंडिया का CEO बनाया गया है। इंडिया गो का जो CEO है वो गुरुग्राम में इसका जो हेड ऑफिस है, और इसके जो CEO है पीटर एल्बर्ट्स। पीटर एल्बर्ट्स को इंडिया गो का CEO नियुक्त किया गया है। अजय सिंह की मैं बात करूं, अजय सिंह की जो कि स्पाइस जेट के CEO हैं, और स्पाइस जेट का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम में है। कौशिक खोना को बनाया गया गो एयर का CEO, और गो एयर का हेड ऑफिस का है मुंबई। ऐसे विस्तारा का नाम आता है। विस्तारा का गुरुग्राम में हेड ऑफिस है, और इसके जो CEO है विनोद कन्नन। चलिए जेट एयरवेज की बात करें। जेट एयरवेज का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, और इसके जो CEO है वो संजीव कपूर है। देखिए यहाँ पर जितने भी भारतीय एयरलाइंस दिए गए हैं उसके अधिकतर जो मुख्यालय हैं वो या तो हरियाणा में या तो मुंबई में है। ठीक है, दिल्ली में एक है, कर्नाटक में यहाँ पे एक है। और एयर एशिया इंडिया की बात करूँ, इसका मुख्यालय है कर्नाटक बेंगलुरु में, और CEO बनाए गए हैं रामादुरई को, रामादुरई को। ठीक, चलिए इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं कि जैसे कि 2022 से लेकर 2024 में भारत में आने वाले जो अतिथि रहे हैं गणतंत्र दिवस समारोह में, ठीक है, रिपब्लिक डे के समारोह में भारत में जो जो भी दूसरे कंट्री के जो अतिथि के तौर पे जो भी प्रेसिडेंट या PM जो भी आया उनको समझते हैं। इसमें 2024 की मैं बात करूं, 2024 में हम लोगों ने 75वां रिपब्लिक डे मनाया। ठीक है, 75 रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट किए। और उस समय भारत में जो प्रेसिडेंट के तौर पे आए हुए अतिथि थे उनका नाम था इमैनुअल मैक्रो, जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं, और ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। वहीं 2023 का अगर पूछेगा, एक साल पीछे का अगर पूछेगा, तो उस समय अब्देल फ़तेह अल सीसी का नाम आता है, जो इजिप्ट से बिलोंग करते हैं, यानी कि मिस्र के ये राष्ट्रपति हैं। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ झांकी के तौर पे 2023 में देखा जाए तो मानस खंड पर आधारित उत्तराखंड की झांकी घोषित होती है। 2022 का अगर पूछ देगा, बाय द वे इससे 2022 का पूछने के चांसेस कम हैं, 2023-24 का ही पूछेगा, तो इसमें कोई थीम नहीं था। कोई नहीं, सॉरी, 2022 का जो 73वां रिपब्लिक डे मनाया गया, इसमें कोई प्रेसिडेंट नहीं आए थे, और इसमें जो थीम था वो था इंडिया @75। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ झांकी डे। और पुरस्कार की बात करें तो इसमें यूपी टॉप पे रहा, और यूपी की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांसी को पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए आते हैं इसरो का वर्ष देख लेते हैं कि इसरो ने 2022 से 23 में कौन कौन से मिशन लॉन्च किए, और अपनी इस मिशन को लॉन्च करके अपनी दावेदारी वर्ल्ड लेवल पे बहुत ही सख्त तरीके से पेश किया। कम बजट में बेहतरीन मिशन लॉन्च करने वाले दुनिया का एकमात्र स्पेस कंपनी इसरो है। ठीक है, भारत का दबदबा ऐसे विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ तो बात है भारत के इस मिट्टी में। तो चलिए आइए देखते हैं इसको। इसरो का मिशन के तौर पे सबसे पहले आता है गगनयान का नाम। गगनयान, देखिए ये जितने भी मिशन हैं, अगर इसके बारे में अगर डिटेल से अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें अच्छे से डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअल में ये है क्या, क्यों बना है, इसका मिशन क्या है, एम्बिशन क्या है, और कब तक का इसका मिशन है, इसका क्या बेनिफिट होने वाला है, बहुत सारी तमाम बातें। यहाँ पे जो एक्चुअली जो चीज़ें दी गई हैं उसी को हम लोग समझते हुए सिर्फ आगे बढ़ते हैं। गगनयान TVD-1 ये मिशन का नाम था। ठीक है, मिशन है गगनयान, उपग्रह जो था वो TVD-1 था। इसकी प्रक्षेपण तिथि कब लॉन्च किया गया, तो 21 अक्टूबर 2023 को लॉन्च की जाती है गगनयान। और प्रक्षेपण यान जिससे लॉन्च की जाती है उसका नाम है GSLV। ठीक है, GSLV से लॉन्च की जाती है, और जो रॉकेट है उसका नाम है मार्क 3। प्रक्षेपण यान रॉकेट का नाम है GSLV मार्क 3, जो 21 अक्टूबर 2023 को लॉन्च की जाती है। इसके बाद नाम आता है आदित्य L1 का। आदित्य L1 जो कि 2 सितंबर 2023 को लॉन्च की जाती है। ये जो आदित्य L1 है, ये इसका जो संबंध है ये सूरज से है। ठीक है, सूरज के जो विशेष उसका जो एरियाज़ हैं, ठीक है, उन सब के जो भी रेंजेज है
उस पर अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया। इसके बाद नंबर आता है, हाँ इसमें देख लीजिए जो PSLV-C57 है, ये इसका प्रक्षेपण यान है, इसी के माध्यम से इसको भेजा गया था। PSLV-C57 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 लॉन्च होती है। और PSLV-C56 की बात करूँ मैं, ये 30 जुलाई 2023 को लॉन्च की जाती है। और इसका ना जो मिशन है वो है DSSAR मिशन। DSSAR मिशन को 30 जुलाई 2023 को लॉन्च की जाती है PSLV-C56 के द्वारा। ठीक है, ऐसे चंद्रयान 3 का नाम आता है, चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसमें चंद्रयान थर्ड है जो लेटेस्ट अभी 14 जुलाई 2023 को लॉन्च की जाती है। और जिस प्रक्षेपण यान, जिस रॉकेट की तरफ इसको भेजा गया उसका M4 नाम है, LV-M3M4। क्या नाम है इसका? LV-M3M4। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। NVS देखिए, NVS-01 का नाम आता है यहाँ पे, NVS-01। ये 29 मई 2023 को लॉन्च की जाती है। और जो इसका जो प्रक्षेपण यान है, जो रॉकेट है, उसका नाम है GSLV-F12। GSLV-F12 is the प्रक्षेपण यान and rocket of the mission NVS-01 launched on 29th May 2023। नेक्स्ट मैं बात करूँ PSLV-C55 का। ये इस प्रक्षेपण यान से TLEOS-2, ठीक है, TLEOS-2 को लॉन्च किया जाता है 22 अप्रैल 2023 को। ठीक है, ऐसे नाम आता है एक मिशन का, OneWeb India 2। OneWeb India 2 ये 26 मार्च 2023 को लॉन्च की जाती है। और LV-M3M3 इसका प्रक्षेपण यान रॉकेट का नाम है। EOS-7 10 फरवरी 2023 को लॉन्च की जाती है SSLV-D2 के माध्यम से। ठीक है, ऐसे EOS-6 26 नवंबर 2022 को लॉन्च की जाती है PSLV-C54। देखिए ये सब जो मिशन है इसरो के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 2022 से लेकर 2023 से लॉन्च की गई हैं। इन सब से भी सवाल बन सकते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कौन सा मिशन है और किस प्रक्षेपण यान रॉकेट से इसको भेजा गया है और उसका डेट क्या है। चलिए अब इसरो की बात करता हूँ। तो इसरो का जो आगामी मिशन है, आगे कौन से मिशन लॉन्च करने वाली इसरो, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। 2024 का जो इसका लॉन्च मिशन का नेम है, उसमें सबसे पहला नाम आता है गगनयान। ठीक है, गगनयान की मैं बात करूँ 2024 का, तो गगनयान फर्स्ट एंड सेकेंड 2024 भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा। मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा भारत का, वो होगा गगनयान फर्स्ट एंड सेकेंड, ये 2024 में लॉन्च होगा। ठीक है, ऐसे एक शुक्रयान का नाम आता है, शुक्रयान। इसको शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, वेनस के वायुमंडल जो एटमॉस्फेरिक एरिया है उसको अध्ययन करने के लिए शुक्रयान 1 बनाया गया है, 2024 में लॉन्च होगा। इसके बाद से है मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन। देखिए, मार्स मिशन हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए मंगलयान 2 2024 में लॉन्च करने की प्लानिंग है। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा और इसरो का कंबाइन एक संयुक्त मिशन लॉन्च होने वाला है 2024 में, जिसको नासा और इसरो मिलाकर बना दिया गया निसार। ठीक है, ये रही इम्पोर्टेंट मिशन। चलिए इस मिशन के बारे में हम देख लेते हैं। भारत से चीता और प्रोजेक्ट की बाघ गणना रिपोर्ट की जो बातें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जैसे चीता प्रोजेक्ट हो गया, तो चीता प्रोजेक्ट और बाघ गणना रिपोर्ट को समझते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। भारत से कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं, उसमें भी इन सब का नेम आता है। इन सबको बचाने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे अभियान जारी किए हैं, बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाए। तो आइए समझते हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022, ठीक है, 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को भारत लाया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को, जिसमें 5 फीमेल और 3 मेल रहते हैं, वो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया जाता है। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाया गया, जिनमें से एक मादा चीता शासा की मौत हो जाती है। भारत में इन सब की आबादी काफ़ी कम हो रही है, तो कुछ ऐसे चीते लाए जा रहे हैं जो आने वाली जो उनकी हायरार्की है उसको बचाए रखें, और इसके लिए भारत सरकार काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रही है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने 9 लोगों की एक टीम बनाई है जो 2 साल तक इसकी निगरानी करेगा। और इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है।
इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में टोटल 50 चीतों को लाने की योजना बनाई गई है। ठीक है, ऐसे मैं बाघ रिपोर्ट की बात करूं, बाघ रिपोर्ट में जारीकर्ता इस बाघ गणना रिपोर्ट 2022 इसको जारी करने का काम कौन करता है, तो वह है भारतीय वन्य जीव संस्थान। 29 जुलाई 2023 को उसने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें ये बताया गया है कि भारत में टोटल बाघों की कुल संख्या कितनी है, तो 3682, 3682 टोटल भारत में बाघों की संख्या है। और बताया जाता है कि इससे पहले जारी जो रिपोर्ट हुई थी बाघों की, उसमें कुल संख्या 3167 बताई गई थी। यानी कि इस समय बाघों की संख्या में लगभग 500 के आसपास नियर अबाउट वृद्धि हुई है। तो हम यहाँ पे बात करें विश्व का जो 75% बाघ है केवल भारत में ही है। देखिए 75% बाघ इंडिया में पाए जाते हैं और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा एमपी में पाए जाते हैं। 2018 से और 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% दर्ज की गई है। यानी कि 18 से 22 की बात करें, लगभग 18 से 24 4 सालों में यहाँ पे लगभग 24.1% की वृद्धि देखने को मिली है बाघों की संख्या में। ठीक है, ऐसे जिम कॉर्बेट रिजर्व की बात करूँ मैं, जिम कॉर्बेट रिजर्व ये उत्तराखंड में है और इसमें देश के सबसे अधिक बाघ हैं, लगभग 260 के आसपास। ठीक है, ऐसे बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 थी और इसमें 2022 में बढ़ के 54 हो गई है। ठीक, वैसे ही अगर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो भारत में बाघों की संख्या टोटल 3925 तथा वार्षिक वृद्धि दर 6.1% है। तो ये रहे कुछ बाघ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और रिकॉर्ड्स। इनसे भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं बढ़ जाती है एग्ज़ाम में। तो हमने यहाँ पर देखा, हमने 2 टॉपिक कवर किया, इंटरनेशनल वुमेन, इंडियन वुमेन एंड राजदूत की बात करूँ, उसके अलावा सोशल मीडिया के कंपनी के शिकायत अधिकारी, भारतीय एयरलाइंस प्रोजेक्ट किताब बाघ रिपोर्ट और विश्व के जो प्रमुख कंपनियां उनके सीईओ, गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि। इन सबसे एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है क्वेश्चन का। चलिए इसके आगे हम मैं देखता हूँ यहाँ पे कि जो भारत में 2021 से लेकर 2023 में आए तूफान एवं चक्रवात है उसको देख लिया जाएगा। प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत में एवं विश्व में कौन सी चीज़ कहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है, उसका उत्पादन कहाँ पे होता है मैक्सिमम, उसको भी देखेंगे। विश्व एवं भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटरों को देखेंगे और इसके अलावा भारत की वन स्थिति रिपोर्ट को देखा जाएगा। देखिए भारत में वन स्थिति जो रिपोर्ट है यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं एग्जाम में ज़्यादा है। पिछले 2-3 पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा था और ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद से जो खनिज है, जो मिनरल्स है इंडिया और वर्ल्ड में जो पाई जाती हैं, तो कहाँ पे कितना पाया जाता है उसको भी देख लिया जाएगा। तो सिर्फ आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप रखिए, ख्याल रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई करिए। नमस्कार।